तो स्वागत है सही बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। हमारी वीडियोस को बहुत प्यार मिल रहा है आप सबका। सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसमें से देख के व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स भी मिल रहे हैं। इसी तरीके से और आप मेहनत करते रहो। बस ये जो भी जितनी भी मैं वीडियो सब कुछ अवेलेबल करा रहा हूँ आप लोगों के अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए करा रहा हूँ। तो ऐसे ही हमारा साथ देते रहो। सभी जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सब बच्चों को थैंक यू करता हूँ मैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करो कि ताकि और बेनिफिट मिल सके उनको भी हमारी वीडियोस का। और ये हम 2 पार्ट कर चुके हैं अपने मैटर इन आर सराउंडिंग के क्लास 9th के, और ये आज मैटर इन आर सराउंडिंग का लास्ट पार्ट है, 3rd पार्ट। और इसके अंदर हम आज लास्ट के टॉपिक्स करने वाले हैं। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। बाकी की 2 वीडियो जरूर देखना जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि उसमें मैंने प्रॉपर डिटेल अच्छे से समझाई है और एटलीस्ट 3 पार्ट के अंदर मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी है एक एक डिटेल को। दूसरी बात, फिर भी और बच्चों और जो अच्छे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, एनसीईआरटी की एक लाइन को पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी डिटेल लाइन बाय लाइन की एक प्लेलिस्ट बनाई है। और उसको आप प्लेलिस्ट में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख के पढ़ सकते हो उसको। जिस बच्चे को और अच्छे से डिटेल पढ़नी है, एक एक एक्टिविटी के बारे में जानना है और अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है साइंस के अंदर, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, और उन वीडियोस का उस चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जब मैं आप मेरी वीडियोस देखते हो और कंसेप्ट्स आपके तैयार होते हैं, उसके लिए मैंने ना देखो आप कोई रिफ्रेशर वगैरह इन सब क्वेश्चंस को बाद में करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखता हूँ आप लोगों के लिए। उन क्वेश्चंस को ना जरूर आंसर किया करो ताकि आपको पता लगे कि कैसे किस तरीके से इनके आंसर लिखने हैं। और मैं आपको सारी बातें वो समझाऊंगा भी। अगर आप डाउट जो भी डाउट होगा उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में डालो। मैं आपका नाम लेके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इस बच्चे ने ये वाला ये क्वेश्चन पूछा था और इसका आंसर है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको एक पर्सनलाइज्ड वे में मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो उसके आप टेंशन मत लेना। अच्छे से बस वीडियोस को इसी तरीके से प्यार देते रहो और पढ़ाई करते रहो ताकि आपका स्कोर जो है वो एक्सीलेंट बन जाए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमारा 3rd पार्ट है, इसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इज इवेपोरेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मैं आपको ले चलता हूँ आपकी एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी का पेज आपके लिए मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। इस पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 आ गया होगा। देखो इवेपोरेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। इवेपोरेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ 3 क्वेश्चंस कराऊंगा। देखो ब्लू क्वेश्चंस ऊपर दिख रहे हैं, आपको पॉइंटर मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को कराऊंगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में कवर कर रहा हूँ, और क्वेश्चंस भी ताकि बच्चों के कोई भी डाउट ना रह जाए मन में, इन क्वेश्चंस को भी करा रहा हूँ मैं। ठीक, जो क्वेश्चन यहाँ करा रहा हूँ वो दूसरी प्लेलिस्ट में नहीं कराऊंगा, और जो यहाँ वहाँ कराऊंगा वो इधर नहीं कराऊंगा। तो दोनों देखो अच्छे से, सारी डिटेल मिल जाएगी। कोई अदर किसी चैनल पर भागने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही कोई रिफ्रेशर पढ़ने की जरूरत है जब तक मैं नहीं कह रहा। रिफ्रेशर्स के बारे में भी ये आगे अभी इतनी डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो समझ लो एंड में तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं। देखो तो इवेपोरेशन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ नया आज बताता हूँ, उसके बारे में पढ़ा देता हूँ। जो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन है, आपको दिख जाएंगे ये ब्लू क्वेश्चन आगे होंगे यहाँ पे। देखो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। अब ये जो टेम्परेचर है केल्विन में दे रखे हैं, इन टेम्परेचर्स को ना सेल्सियस में करना है। तो मैंने आपको पहले पार्ट 2nd में बताया था कि चेंज करना बताऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ। देखो तो जब भी सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना आए तो उसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, दिमाग में रखना उसको, कभी भूलोगे नहीं। ठीक, तो वो क्या है देखो, उस ट्रिक का नाम है CK+। अब बताओ ये क्या ट्रिक है। CK+ मतलब भाई केल्विन को जब सेल्सियस को केल्विन में करना होता है ना तो प्लस करते हैं। अब प्लस करते क्या है ये तो बताओ। तो ये भी बता रहा हूँ, लो 273 प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी सेल्सियस को केल्विन में करने को आएगा तो 273 हम प्लस कर देंगे। बस जो भी टेम्परेचर हमें दे रखा होगा 273 प्लस करो और केल्विन में आ जाएगा आपका। दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके अंदर क्या कह रहा है वो कि सेल्सियस जो में चेंज करना है, केल्विन में दे रखा है सेल्सियस में। तो बच्चे हमारे इतने तो होशियार हैं ही, समझ गए होंगे अब कि जब सेल्सियस से केल्विन में करना है तो प्लस करना है, क्या करना है 273, और जब इसका मतलब केल्विन से सेल्सियस पे जाना है तो इसका उल्टा कर दो, माइनस कर दो 273। क्लियर हो गया। तो देखो सिंपल बात है। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है उसके अंदर क्या कह रहा है आपको चेंज करने के लिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है 300 केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस के अंदर। तो ये चेंज कैसे होगा, अभी मैंने बताया 273 माइनस कर दो
माइनस करके आंसर आ जाएगा आपका। माइनस तो कर ही लोगे अब आप लोग, माइनस करके आंसर आ जाएगा, निकाल लेना। 273 को माइनस करा, केल्विन से सेल्सियस में चेंज हो गया। चलो मैं कर देता हूँ। ये हो गया आपका यहाँ 7 और यहाँ आ गया आपका 2, तो 27 डिग्री आ गया आपका सेल्सियस में। ये देखो इजी था, सिंपल है ये तो। याद रखना बस फॉर्मूला सी के प्लस, एक याद रखो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि जब सेल्सियस को केल्विन में करना है तो प्लस करो, और इसका उल्टा करना होगा तो बिल्कुल सब कुछ ऑपोजिट कर दो, सारा उल्टा कर दो, प्लस का माइनस कर दो, ये तो सेम ही रहेगा। केल्विन को सेल्सियस में करना है तो 273 को माइनस कर दो, बस सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब ये आपको समझ आ गया होगा केल्विन से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में क्या क्या महाभारत हमें करनी है, सारा मैंने आपको बता दिया। चलो आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर ले चलता हूं, पहले ये रब कर दूं। देखो दोबारा से क्वेश्चन खुल गए होंगे आपके लिए, यहां पर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होगी इन टेम्परेचर्स पे। देखो जरा पहला क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं और यहाँ टेम्परेचर लिख देता हूं दोनों, फिर उसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ये लो दोनों टेम्परेचर लिख दिए। ए पे कह रहा है 250 डिग्री सेल्सियस और बी पे कह रहा है जी 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बताओ कि 100 डिग्री सेल्सियस फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की, किसकी बतानी है, वाटर की फिजिकल स्टेट बतानी है कि वाटर जो है 250 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, इन दोनों के बारे में बताना है। तो देखो जरा, अब जिन बच्चों ने भी हमारा सेकंड पार्ट देखा है वो इसका आंसर ना ऑलरेडी बता चुके होंगे, जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं चैनल के साथ प्रॉपर, और जो पहली बार हैं उनके लिए तो चलो बताता ही हूँ मैं। अब ये क्या है, देखो पहले लिखा है 250 डिग्री सेल्सियस, तो वी नो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस 100 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वाटर वेपर में चेंज होने लग जाता है, ठीक है। लिक्विड तो रहता है बट स्टार्ट हो जाता है वेपर बनना, गैस बनना। और आप समझ लो ये तो 100 से भी ज़्यादा है, 100 डिग्री से भी कम से कम 150 डिग्री और ज़्यादा है। तो इसका मतलब 250 डिग्री सेल्सियस पे 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या स्टेट होगी वाटर की, भाई गैसीय ऐसी स्टेट होगी, सिंपल बात है। क्योंकि 100 डिग्री पे वेपर बन रहा है तो 250 डिग्री सेल्सियस पे तो वैसे ही गैस बन जाएगा वो। अब वो कह रहा है वाटर की जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, तो अभी अभी बता के हटाऊँ बिल्कुल। देखो क्या कि 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री। सो अब इसलिए क्या है भाई, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है, क्योंकि सारा लिक्विड तो एकदम से गैस नहीं बन जाता ना 100 डिग्री होते हुए। लिक्विड स्टार्ट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आइदर द वाटर कैन बी लिक्विड और गैस एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया, खुश हो जाओ। अब 3 पार्ट में पूरा चैप्टर डिटेल में समझा दिया है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 तो ये आसानी से आ जाएगा। और इसके लिए तो ना देखो, अगर जिसको बिल्कुल डिटेल जाननी है ना इसके बारे में तो ये तो कर लेना। लो देखो स्क्रीन पे अवेलेबल करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, देखो पॉइंटर दिखा रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 ये है। अब ये क्या कह रहा है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट चेंज होने पे टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। तो बच्चों बता के अभी पिछले पार्ट में हटाऊँ, सेकंड पार्ट में बताया था मैंने कि जो जब भी मैटर की स्टेट चेंज होती है, चाहे वो सॉलिड से लिक्विड हो, लिक्विड से गैस हो, जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ता आगे। क्यों नहीं बढ़ता, बिकॉज द हीट्स जो सप्लाई हो रही है वो यूज्ड हो जाती है इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स। ये ओवरकम वाली लाइन पहले ही बताई थी, सेकंड पार्ट में बार बार आएगी ये, जहाँ भी स्टेट्स के चेंज के बारे में बोलेगा वो, ठीक। तो इसलिए जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं, क्योंकि हीट एनर्जी पार्टिकल्स यूज कर लेते हैं, इसलिए टेम्परेचर जो है आगे नहीं जाता। क्लियर, ये आपको सेकंड का मैंने आंसर बता दिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। सिंपल बिल्कुल, सेकंड यही सबसे लास्ट टॉपिक सेकंड पार्ट का यही था। क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर चेंज होने से क्या होता है, तो इसी वो प्रेशर वाली बात इसी में पूछ ली उसने कि गैस को हम लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी लिक्विफाई अ गैस, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर घटा दो, हो जाएगी लिक्विफाई,
ठीक है ना। पार्ट सेकंड देखना जरूर इसके लिए अच्छे से, उसमें प्रॉपर सारा बता रखा है मैंने कैसे कैसे होता है। बाकी अभी इसका ये डिस्क्रिप्शन ही बता रहा हूँ शॉर्ट कि हाँ भाई ऐसे होता है, प्रेशर बढ़ाओ, टेम्परेचर घटाओ, लिक्विफाई बनाओ। क्लियर। चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा आज का टॉपिक है इज इवेपोरेशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है, क्या इफेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है इसके लिए, और सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी गर्मियों में इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन होती रहे इंसान का दिमाग भी ठंडा रहता है। तो आप समझ गए होगे धीरे धीरे इसके बारे में क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो इवेपोरेशन क्या हो गया हमारा, वेपराइजेशन आपने पढ़ा था कि लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, ये तो पता है सबको। अब ये इवेपोरेशन कौन सा नया फिनोमिना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो कुछ आपके डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताता हूँ। कपड़े सुखाती है मम्मी, कपड़े धोती होंगी, तुमने भी कभी धोए होंगे, एक आधा रुमाल धो दिया होगा, सुखा दिया। सुखाने, अब जैसे मान लो मेरे साथ होता था ये, अभी भी हो जाता है, बल्कि नहा के आए टॉवल जो है वैसे ही रख दिया। अब जो टॉवल है वो गीला है ना, 1 घंटे तक गीले, अगर 1 घंटे भी रखा है वो फिर भी गीला ही रहेगा, अगर हमने उसको ऐसे ही इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। और वही अगर हम तमीज़ से ले जाके फैला दें, जो हमारे घर वाले सिखा रहे हैं कि बेटा इसको जो है ना ज़रा सुखा दिया करो, फैलाया करो, फैला के सुखाया करो। क्यों फैला दो, कि भाई सूख जाएगा ये। अब यही जो है ना सूखना, यही इवेपोरेशन है। अब देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि वो टॉवल वो सूखता कैसे है, वो सूख इसलिए जाता है क्योंकि वाटर जो है इसमें से इवेपोरेट हो जाता है। ठीक, देखो डेली इवेपोरेशन देखते हो आप घर में, रोज घर में सफाई होती है, पोछा लगता है। जब पोछा लगता है तो मम्मी क्या करती है, पंखा तेज कर भाई, पंखा तेज कर देती है। जैसे हवा स्पीड की स्पीड तेज होती है, पानी जल्दी जल्दी भाप बनने लग जाता है। उसको पानी को हम बॉईल थोड़ी कर रहे हैं। वेपराइजेशन पे हमने क्या पढ़ा कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तब वेपर बनता है। लेकिन हम यहाँ घर में अपने कहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, वहाँ पे तो 100 डिग्री नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी वो पानी जो है इवेपोरेट, वो वेपोरेट नहीं हो रहा, इवेपोरेट हो रहा है वो। तो ये भी देखो एक आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड, बहुत सारे सबको डेली लाइफ से रिलेटेड ही है इवेपोरेशन में। तो अब इवेपोरेशन जानते हैं क्या होता है। तो एक डिफरेंस याद रखना, देखो दिमाग में एक बनाने के लिए आपके कंसेप्ट में बता रहा हूँ, ये वैसे ये लिखना नहीं, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि वेपराइजेशन में 100 डिग्री पे ही जाके वो गैस बनना स्टार्ट होता है, और इवेपोरेशन में 100 डिग्री पे जाने की जरूरत नहीं है उसको, वैसे ही इवेपोरेट लग जाएगा। तो हीट एनर्जी मिल कहाँ से रही है, तो जो आपका ई लगा है ना, ई, तो समझ लो ई फॉर एनवायरमेंट, ई जो है एनवायरमेंट से आपको एनर्जी मिल रही है। हाँ, ई फॉर एनवायरमेंट हो गया आपका, तो इसलिए इवेपोरेशन हो गया वो। अब इवेपोरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिसने ये लाइन नहीं लिखी ना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो जीरो मिलेगा उसको, ध्यान रखना, जीरो मिल जाएगा। इसलिए जरूर लिखना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे बिना जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ लिया इवेपोरेशन क्या है। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में आपके दे रखे हैं, मैं इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता रहा हूँ। क्योंकि फिर सुन लो बच्चों, एनसीईआरटी को बिल्कुल भी ना नेगलेक्ट मत करना, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना, कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब तक एक एक लाइन तुम्हें समझ लो कि दिमाग में नहीं बैठ जाती, छोड़ना नहीं एनसीईआरटी को, अदर बुक्स के चक्कर में मत पागल होना। ठीक, देखो पेज नंबर 9 खोल दे रहा हूँ आप लोगों के आगे, और यहाँ पे ये कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, सीधा फैक्टर्स की तरफ ले चल रहा हूँ, बुक खोलोगे दिख जाएंगे। ठीक, तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो जिनके कारण इवेपोरेशन बढ़ती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, मतलब पानी जल्दी जल्दी भाप बनता है, ये वो कारण है। अब देख लो क्या कारण है, आ जाओ। तो पॉइंटर जी बता दो एक बार जरा, पहला पॉइंट क्या है हमारा। तो देखो पहला पॉइंट आ गया एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, मीन्स अभी जो बिल्कुल अभी बता के हटाऊँ मैं, वही टावल वाला, कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी। कैसे भाई, फिर बता देता हूँ। इकट्ठा करके रख दो एक जगह, टावल को गीला करो, इकट्ठा कर दो, और वो सूखेगा ही नहीं, देर में सूखेगा, बहुत दिन लगा देगा एक पूरा। और अगर उसको आप फैला दोगे अच्छे से, फैलाते ही वो जल्दी सूखने लग जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ, जब हम इकट्ठा कर रहे हैं सरफेस एरिया कम है, फैला दिया सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, तो बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। एक बात और बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी है पीछे, क्या है कि कभी देखो जब स्कूल जाते हैं ना सुबह सुबह, तो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, मम्मी कहती है बेटा दूध पी ले, दूध पी के जाना चाहिए, और सुबह उठते ही लेट हैं, नहाते लेट हैं, फिर तैयार भी लेट ही होते हैं, और फिर दूध देते हैं ना पीने के लिए, तो वो होता है गर्म। अब उसको पिए कैसे, तो मम्मी कहती है ले भाई कटोरी में डाल के दे रही, जल्दी जल्दी पी, तो कटोरी में डालते ही दूध ठंडा होने लग जाता है। अब ये क्या पंगा है भाई, ये यही पंगा है एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब आप देख लो, आपका गिलास का मुंह इतना छोटा सा है बिल्कुल, और जो आपकी जो
कटोरी है उसका मुंह इतना बड़ा है, तो होगा क्या, सरफेस एरिया देखो गिलास में छोटा कटोरी में बड़ा, तो जहाँ सरफेस एरिया बढ़ेगा वहाँ पे जो है जो इवेपोरेशन की वजह जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होगा और ठंडा हो जाएगा वो। तो एक और फैक्टर बता रहा हूँ यहाँ पर कि इवेपोरेशन से ठंडक भी होती है, ठीक है, और इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, दूध जल्दी ठंडा होगा, जल्दी पी पाएंगे हम। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया से रिलेटेड हर बात बता दी। आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा एन इंक्रीज इन टेम्परेचर है, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे, एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी इवेपोरेशन हमारी बढ़ती है। इसकी तरफ ले चलता हूँ, क्या है देखो, जितनी गर्मी मिलेगी वाटर उतनी जल्दी जल्दी एनर्जी को गेन करेगा, और गेन करके क्या होगा, एनर्जी गेन करता रहेगा और गैस बनता रहेगा। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो गर्मी में अगर आप रख दो जरा थोड़ा सा बर्तन में पानी भर के बाहर रख दो, देखो आपको 1 घंटे बाद ही कम हो जाएगा उसका वॉल्यूम। क्यों कम हो रहा है, बॉयल तो नहीं हो रहा हीट से, लेकिन क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है वो धीरे धीरे। यही अगर एक रेनी डे में रख के देखो नहीं होगा, ठीक है, और विंटर्स में रख के देखो नहीं होगा, इवेपोरेट ही नहीं होगा बल्कि, ठीक है ना, तो बहुत या बिल्कुल स्लो होगा, आपको पता ही नहीं लगेगा इवेपोरेशन, इसलिए कह रहा हूँ नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं आपको इवेपोरेट होता हुआ, पता नहीं लगेगा। और आप मार्क कर दो, देखो एक लेवल आपको पता लग जाएगा, और गर्मियों में तो साफ दिखेगा डिफरेंस कि पानी कम हो गया, मार्क करने की भी जरूरत नहीं है। तो एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, पार्टिकल जल्दी जल्दी वेपर बनते चले जाते हैं, ठीक। तो इवेपोरेशन आपको मैंने बता दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दें तो भी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा दें वो तो भी बढ़ता है, ये सारे फैक्टर बढ़ने वाले ही दे रखे हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, है एन डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो अब ये डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी क्या है, अब इसको समझो ध्यान से। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी घटती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, ये क्या बात है। अब सबसे पहले समझो ह्यूमिडिटी किसको बोलते हैं। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जो वाटर के वेपर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ये समझ लो जो हमारी एयर है ना, उसका जैसे हम खाते हैं तो हमें एक फिक्स वॉल्यूम है, इससे ऊपर हम खाएंगे तो पेट फट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। फील होता है ना, तो जब खूब पेट भर के खूब खा लिया तो उससे ज़्यादा जा नहीं सकता अंदर। तो ऐसी एयर के साथ भी है, एयर कैन होल्ड अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, एक डेफिनेट अमाउंट वाटर वेपर होल्ड कर सकती है। ड्यू टू दिस, अब हो इसी कारण से ही जुड़ा है इवेपोरेशन और ये ह्यूमिडिटी। क्या है देखो, जब ह्यूमिडिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, जब एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, और इवेपोरेशन जो होगी वो धीरे होगी। जैसे एग्जांपल एक समझो, मान लो भूख लगी है बहुत ज़ोर से, तो जब खाना जल्दी जल्दी खाओगे, हाँ बिल्कुल जल्दी जल्दी खाओगे, पेट भर गया तो स्लो हो जाते हैं हम, स्लो हो जाते हैं। तो खाना समझ लो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, और जो हमारे पेट में स्पेस है ना वो ह्यूमिडिटी है, ठीक है। अब देखो, तो जब आपके पेट में स्पेस ज़्यादा है, पेट में स्पेस ज़्यादा है मीन्स ह्यूमिडिटी जो है ना वो आपकी डिक्रीज हो रखी है, कम है। तो जब मतलब कि स्पेस ज़्यादा होने का मतलब हो गया कि कम है वहाँ पर, मतलब कि खाना जो है कम है हमारे पास, तो खूब खाएंगे हम, जल्दी जल्दी खाएंगे। तो इसी तरीके से जब एयर में स्पेस, खूब सारा स्पेस है, उस स्पेस को फिल करना है, तो जो इवेपोरेशन है वो भी जल्दी जल्दी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा वाटर जो है। और यही अगर मान लो जो ह्यूमिडिटी पहले से ही खूब सारी है, खूब सारी उसके अंदर पहले ही वाटर वेपर है एयर के अंदर, तो अब क्या होगा, वो पानी बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगी रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो इसलिए मैंने आपको बताया ये सारे वही फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी घटती है तो इवेपोरेशन बढ़ती है। क्लियर हो गया जी, आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, लास्ट फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब विंड की स्पीड बढ़ती है तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाता है। अब ये क्या है देखो, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब मैंने डेली लाइफ एग्जांपल बताए कि जब घर में पोछा लगता है और तो मम्मी कहती हैं कि भाई पंखा जो है ना फुल स्पीड पे कर दे ताकि जल्दी सूख जाए ये, है ना। और बचपन में कभी हमसे भी अगर पानी वानी गिर जाता था ना तो जल्दी से साफ वाफ करके हम क्या करते थे, पंखा तेज कर देते थे कि जल्दी से सूखे और मम्मी को ना पता लग जाए कि ये पानी जो है ना ये यहाँ पे हमसे गिरा था। होता है नहीं होता ऐसे, हम हवा में खड़े हो जाते हैं, कभी गीले हो जाते हैं, तो ताकि जल्दी से सूख जाए ये। तो ये क्या है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। जब विंड की स्पीड बढ़ती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ता है और वाटर जल्दी जल्दी वेपर बनने लग जाता है। तो मैंने आपको सारे फैक्टर्स बता दिए कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कब इंक्रीज होता है, ठीक है, ये और इवेपोरेशन भी बता दिया। तो इवेपोरेशन से रिलेटेड मैंने ये आपको सारे जितने भी पॉइंट्स थे वो बता दिए।
अब मैं आपको देखो, आपको क्वेश्चन नंबर ये पेज नंबर 9 पे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखो हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये आगे आपकी स्क्रीन पे देखो, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। अभी पहले ऊपर बता के हटाऊं मैं, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया में, कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, एंड इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। और ये जो कूलिंग होती कैसे है, अब ये बता रहा हूं मैं कि ये इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे महसूस होती है हमें, ठीक। तो देखो रीड करता हूं, आपको यहां दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। एक ओपन अगर बर्तन में अगर हम लिक्विड को रख दें तो लगातार वो जो वाटर है वो वेपर बनता रहता है। अब द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो अब ये देखो क्या है, मैं आपको सीधा ये रीड तो आप कर लोगे, बुक रीडिंग क्लास में बता रखा है। अब मेन फंडा समझाता हूँ क्या है। देखो अब लिक्विड को क्या बनना है, गैस बनना है। अब कैसे बनेगा भाई, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से गेन करेगा, सराउंडिंग से। एनर्जी गेन करी, लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बन गया, एनर्जी, फिर दोबारा से एनर्जी चाहिए, फिर एनर्जी चाहिए, फिर एनर्जी चाहिए। तो ड्यू टू दिस रीएब्जॉर्प्शन, ये जो एनर्जी बार बार एब्जॉर्ब कर रहा है ना, द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्योंकि जब एनर्जी गेन कर रहा है तो क्या होगा, वहाँ जो एनर्जी जो हीट एनर्जी कम हो जाएगी, हीट कम होगी। हीट कम होने से क्या लगता है, ठंडक महसूस होती है। बस यही कारण है कि ड्यू टू द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द बाय द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड द इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। यही इस पैराग्राफ में है, ठीक है ना। और एक एक लाइन का मतलब चाहिए तो बुक रीडिंग वाली क्लास देखना। मैं आपको यहाँ पे इसकी मेन बता रहा हूँ फ्रेम करके कि ये इसके रीजंस हैं, इस वजह से होता है। अब देखो फैक्टर्स पढ़ लेते हैं क्या है जो नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं। इसी वजह से अगर मान लो पेट्रोल हमारे हाथ पे लग जाए, पेट्रोल कभी हाथ पे फील हो जाए, नेल पॉलिश रिमूवर होता है वो लग जाए तो क्या ठंडा महसूस होता है। ये भी वही बात है, कैसे ठंडा कैसे महसूस होगा, ये जो भी एसीटोन वगैरह पेट्रोल वाली चीज़ें होती हैं जो, और थिनर वगैरह होते हैं, इन नेल पॉलिश रिमूवर, इन ये सारे एक जैसे ही होते हैं। जैसे ये हमारे मान लो हमारी पाम पे हमने थोड़ा सा गिरा, तो यहाँ पे 2-4 ड्रॉप्स भी गिरी तो ठंडक महसूस हो जाएगी हमें। क्यों, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी कहाँ से, हमारी पाम, क्योंकि हमारी बॉडी का भी तो टेम्परेचर है ना एक, हमारी बॉडी से जो हीट एनर्जी है वो गेन कर रहे हैं और सराउंडिंग से कर रहे हैं। जब हमारी हीट एनर्जी को गेन करेंगे तो हमारी हीट क्या हो गई, कम हो गई। हीट कम होती ठंडक महसूस होगी। फिर वही बात है कि बाय द ड्यू टू द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी, वो लगातार एनर्जी रीएब्जॉर्ब करता रहेगा और जो एनर्जी गेन करेगा हीट एनर्जी को ले लेगा, हमें ठंडक प्रोवाइड करा देगा। तो फिर इवेपोरेशन से कूलिंग हो रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। और बताता हूँ, देखो जब क्या होता है गर्मियों के टाइम पे, आज तो लोगों के घर में एसी है तो आराम से बैठे हैं घर बंद कर करके, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग जब छोटे छोटे थे तो बाहर जो है ना, घर वाले कहते थे ले भाई पाइप ले ले और चारों तरफ पानी गिर। तो पानी गिरने से क्या होता था, वाटर स्प्रिंकल करते थे सब चारों तरफ। अब तो ठंडक महसूस होती थी पूरी दोपहरी के बाद, जब लोग बाहर जाके बैठते थे ना तो बड़ा आनंद आता था, बड़ी ठंडी ठंडी बिल्कुल। तो नेचुरल वातावरण था ये, इसी वजह से था कि इवेपोरेशन की वजह से हमें ठंडक, तो हम भी सोचते थे कि ठंडक ऐसे महसूस होता है। तो बाद में फिर समझ आया कि जब धूप पड़ रही है, पूरे दिन धूप पड़ी, जो हमारी अर्थ है वो पूरी गर्म हो गई, उस पर हीट पड़ती रही। फिर शाम को हमने क्या करा, उस पर पानी डाला, पानी डालने से वो वाटर है वेपर बनने लग गया, वेपर बना, लगातार एनर्जी, फिर वो रीअब्जॉर्ब कर रहा है लगातार वो सराउंडिंग से, और वो जो हमारी जो अर्थ है वो गर्म है उससे एनर्जी गेन कर रहा है, और जो लिक्विड है वो वेपर बनता जा रहा है, वेपर बनता जा रहा है, फिर रीअब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी को बार बार, और वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको कम हीट लेता जाएगा और हमें ठंडक महसूस कराता जाएगा, कूलिंग करता जाएगा। और यही फैक्टर है इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। एक और बात बता दी देखो, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर हैं इवेपोरेशन के, जो आपको पेज नंबर 10 पे मिल जाएंगे लिखे हुए, सारे मैं बता रहा हूँ आपको, ओरली सब कुछ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब ये देखो एक क्वेश्चन आ गया होगा आपका, देखो यहाँ पे, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। समझ लो इसको, ये आता रहा है पेपरों में, ये भी और इससे अगला क्वेश्चन भी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो, गर्मियों में समर के टाइम पे हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो कॉटन है वो स्वेट का, जो मॉइस्चर का गुड एब्जॉर्बर है। देखो गर्मियों में हमें पसीना ज़्यादा आता है, खूब ज़्यादा पसीना आता है। क्यों आता है पसीना, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर एक मेंटेन रहना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो बीमार हो जाएंगे। तो इसीलिए जो बॉडी है ना वो हमें ठंडा रखने की कोशिश करती है। ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी वी स्वेट, या हमें स्वेटिंग होती है, ताकि स्वेटिंग होएगी तो बॉडी ठंडी रहेगी,
टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा नहीं, समझे। तो देखो इसलिए लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे ड्यूरिंग समर वी प्रस्पायर मोर। तो प्रस्पायर का बच्चों मतलब होता है स्वेटिंग होना, पसीना आना। क्लियर हो गया ना। तो इसी बात से रिलेटेड है। तो पसीना आएगा तो जो कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, कॉटन जो होती है गुड एब्जॉर्बर होती है। ही जो मतलब जैसे अगर स्वेटिंग हो रही है तो वो सारे स्वेट को, सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर और एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज कर देगी उसको। जैसे हमारे कपड़े पे आएगी वो चीज़, एनवायरनमेंट पे एक्सपोज कर देगी और क्या होगा, वो दोबारा से वो रीअब्जॉर्ब करेगी एनर्जी को और हीट एनर्जी, सारी हीट एनर्जी जो होगी वो उसको वेपर बना देगी और हमें फिर ठंडक महसूस होगी। इसलिए कॉटन के कपड़े पहनने से बॉडी ठंडी भी रहती है गर्मियों में, ठीक है ना। इसलिए कॉटन क्लोथ पहनते हैं लोग। और एक और बात बताता हूँ इसके बारे में, क्या है जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ये तो मैंने सब ने बता दिया, बुक में भी लिखा है। एक और बात है, क्या है वो, कि लाइट और डार्क कलर टोन जो कपड़े होते हैं ये भी बताता हूँ। देखो जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हम पहनते हैं समर सीजन में और डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं हम विंटर सीजन में। अगर हम डार्क कपड़े अगर विंटर में पहनेंगे तो हमारी बॉडी गर्म रहेगी और लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे अगर गर्मियों में तो हमारी बॉडी जो है वो ठंडी रहेगी। अब इसका कारण क्या है, जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, स्टोर नहीं होने देते। इसलिए गर्मियों में हम हीट एनर्जी को स्टोर नहीं करना चाहते अपने अंदर, इसलिए लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए हमें, ठीक। और अगर यही विंटर की बात करें तो हम चाहते हैं बॉडी गर्म रहे तो भैया कैसे पहनो, हीट को अंदर खूब एब्जॉर्ब करके रखो, वार्मर पहनो, ये पहनो और ऊपर क्या कर लो, डार्क कलर के कपड़े पहनो ताकि हीट अंदर जो आपकी है वो एब्जॉर्ब करते रहे, इसलिए डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं, ठीक। तो मैंने आपको कलर बता दिया कि कैसे कैसे कलर के कपड़े पहनने चाहिए। कॉटन वाला तो लिखा ही था, एक और नई इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो फिर हमारा जो है चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा बिल्कुल। तो जैसे अभी अच्छे से समझ रहे हो ऐसे ही ये लास्ट टॉपिक भी समझो क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है। इसका डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा अभी, देखो फटाफट। तो अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ तो यहाँ दिख भी रहा है, क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करा दिया मैंने। अब ये क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, मैं इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। देखो वो कह रहा है अगर एक बर्तन में किसी ग्लास में हम मान लो स्टील का ग्लास, उसके अंदर अगर हम ठंडा ठंडा आइस कोल्ड वाटर डालें जिसमें बर्फ़ भी है खूब और उसको हम डालें तो हम क्या देखते हैं कि जो ग्लास का आउटर सरफेस होता है ना उस पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, पानी की बूंदें आ जाती हैं कुछ। तो ये बूंदें कहाँ से आती हैं और क्यों आती हैं, तो जल्दी से देखो ये डायग्राम फटाफट समझ आ जाएगा। फिर जो है ना मुझे भी बोल बोल के प्यास लग रही है, मैं भी पानी पी लूँगा। देखो अब ये मान लो इसमें वाटर है, ठीक है, और वाटर में जो है ना थोड़ी सी हमने आइस मिला दी क्योंकि भाई गर्मी है, ये लो। अब जैसे ही ऐसा होगा ना तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, जो इसका आउटर सरफेस है यहाँ मैं बना रहा हूँ पानी की बूंदें ऐसे आ जाएंगी, आ गई ये पानी की बूंदें ऐसे आ जाती हैं। अब ये क्यों आती हैं, इसका क्या कारण है, पानी की बूंदें देखा होगा सबने, ज़्यादातर देखा होगा घर में। तो देखो ये क्यों होता है ऐसा, तो ये कंडेंसेशन हो रही है यहाँ पर। सबसे पहले प्रोसेस बता रहा हूँ क्या है, कंडेंसेशन है। और क्यों हो रही है, देखो ये एयर है, मान लो इसके आसपास एयर है एंड वी नो दैट एयर कंटेन वाटर वेपर। एयर के अंदर क्या होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स पहले से ही मौजूद होते हैं। अब ये जो एयर है इसके अंदर वाटर वेपर्स हैं। ये वेपर कैसे बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार एनर्जी गेन कर रही है सराउंडिंग से और वेपर बनी हुई है। ये सब हमने अभी पढ़ा कि एनर्जी कैसे गेन करेगी सराउंडिंग से और वेपर बनी रहेगी। अब देखो इनके पास क्या है, यहाँ पे हीट एनर्जी है, यहाँ तक हीट एनर्जी थी जो सराउंडिंग से मिल रही है और ये वेपर बने हुए हैं। जैसे ये इधर आई और जैसे ये ठंडे इसके कांटेक्ट में आई ना ग्लास के, अब वो जो हीट एनर्जी थी वो हो गई लूज, धीमी पड़ गई है, सारी एनर्जी निकल गई। और जो गैस था, जो उसकी गैस फॉर्म थी वो किस में आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये मैंने जब सेकंड पार्ट में कंडेंसेशन पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि कैसे वो केटल से हीट जो स्टीम निकल रही है ठंडे पैन पे पड़ के हीट, ये जो आपकी स्टीम थी वो लिक्विड बन रही है। यही बात यहाँ पे हो रही है कि एयर में वाटर वेपर है, वाटर वेपर जैसे ही ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आती है दे विल लूज एनर्जी एंड टर्न इनटू लिक्विड, कंडेंस हो जाती है। तो ये कारण है इसका, सारा लिखा हुआ है, पढ़ लेना। वो अभी दिखाया था ना क्वेश्चन, उसमें से सारा देख लेना, आप अच्छे से समझ लेना। बाकी मैंने टॉपिक क्लियर करा दिया आपको, मेन है टॉपिक, ये क्लियर होना चाहिए, ये बता दिया। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना और अच्छे से पढ़ना। ये आपका फर्स्ट चैप्टर की सारी मैंने डिटेल पढ़ा दी है आपको, जितनी भी एक एक टॉपिक वाइज थी ना वो सब डिटेल पढ़ा दी है। तो अब अगर मान लो आप लोग
इसको पढ़ो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्वेश्चंस दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस को करना, और अगर कुछ ना आए तो उसका मेरे से ज़रूर रिप्लाई पूछ लेना, मैं कमेंट बॉक्स में डालना क्वेश्चन, मैं रिप्लाई दूंगा उसका, आपको आंसर बताऊंगा, वीडियो में आपका नाम लेके ही बताऊंगा, उस चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो ये आपका ये फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर को अच्छे से करना, ताकि इस बिल्कुल भी आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए इसके अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। जब तक बने रहो हमारे माइंड शेपर यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियोस को लाइक कर दो अच्छे से, बिल्कुल भाभी बैक करने से पहले लाइक कर देना इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ भी इतनी ही डिटेल से पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट तब तक के लिए।